कोविड-19 के सेकेंड वेव को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से पेशेंट्स को मैनेज किया जाना चाहिए? वो लोग जो होम आइसोलेशन में हैं, उन्हें क्या कुछ करने की ज़रूरत है? और ये जो कोविड की सेकेंड वेव है, ये यूथ के लिए कितनी डेडली साबित हो रही है? साथ ही में वैक्सीनेशन को लेकर आम लोगों के माइंड में जो सारे सवाल हैं, उन सभी सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एस माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप डोगरा, जो इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में पोस्टेड हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि इस टाइम पर डेली ये जो डेथ का फिगर आ रहा है और बहुत सरप्राइजिंग है। लास्ट टाइम भी जो है कोविड-19 के कारण बहुत परिवारों ने अपने परिजनों को खोया था, लेकिन इस टाइम पर डेथ टोल जो डेली जम्मू डिवीजन में राइज कर रहा है, कैसे देखते हैं? क्या कारण है? क्या पेशेंट जब तक हॉस्पिटल पहुँचते हैं तब तक इट्स ऑलरेडी टू लेट, या ये जो कोविड-19 का इन्फेक्शन है, ये ज़्यादा डेडलियर है? व्हाट इज़ द रीज़न? देखिए, हमें समझने की ज़रूरत है कि डेथ का जो रिलेशनशिप है वो नंबर ऑफ केसेस से लिंक्ड रहता है। आज की डेट में इंडिया टोटल जो केसेस हैं उसमें नंबर 2 पे स्टैंड कर रहा है और एक्टिव केसेस में नंबर 4 पे है। तो जाहिर है यहाँ भी जब भी ज़्यादा इन्फेक्शंस होंगे तो मोर्टेलिटी भी ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें कोविड-1 और कोविड-2 यानी कि फर्स्ट और सेकेंड वेव में, देखिए कोविड-19 कभी भी अभी ख़त्म नहीं हुआ था। उसका जो एक पेस होता है वो उसकी रफ्तार कम हुई थी, लेकिन ये कभी भी नहीं कहा गया कि कोविड ख़त्म हो गया है। लेकिन हमने देखा कि लोगों ने अपनी तरफ से ये मान लिया था कि अब इसकी प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं है और उन्होंने एक तरह से जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे वो बंद कर दिए थे या कम कर दिए थे। और जितनी भी एडवाइजरीज़ थी, चाहे वो मास्क पहनने की थी, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की थी, चाहे वो हैंड हाइजीन की थी या वो ओवर क्राउडेड जगहों पे ना जाने की थी, उनमें हमने देखा कि जनवरी में से लेके कुछ कोताही शुरू होना हो गई थी। और साथ ही साथ में जो रैलीज़ और जो रिलीजियस गैदरिंग्स ये भी देखी गई, त्योहार में जो लोगों की गैदरिंग देखी गई और लोगों ने आमतौर पर जो उनकी जो दिनचर्या थी उसमें जाना शुरू कर दिया था। और इसी के साथ में एक चीज़ टेक्निकली लेवल पे एक और चीज़ देखी गई कि वायरस जो था, क्योंकि वैक्सीन शुरू हो गई हुई थी, वायरस जो था एक नेचुरल अपना जो उसका लाइफस्टाइल होता है, जो उसका एक पेस रहता है, उसमें वो वैक्सीन के अंडर प्रेशर में देखा गया कि उसने भी अपनी म्यूटेशंस करनी स्टार्ट कर दी थी। उसमें से सबसे पहले यूके म्यूटेशन आया, वेरिएंट्स आए, उसके बाद में साउथ अफ्रीका वेरिएंट, इस तरह के काफ़ी सारे वेरिएंट्स देखा गया कि धीरे-धीरे बढ़ते गए। और इंडिया में भी इंडिया के अपने इंडिजिनस वेव जो वेरिएंट्स हैं वो भी तब तक आ चुके थे। और अब तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये जो नए इवॉल्विंग वेरिएंट्स थे, इनमें ट्रांसमिशन एक से दूसरे में जो ट्रांसमिशन की पावर थी वो 70 से 80% ज़्यादा थी। ये एक हॉलमार्क चेंज थी फर्स्ट कोविड वेव में और सेकंड कोविड वेव में, कि जो वायरस हम 1 साल पहले देख रहे थे और जो अब देख रहे हैं, अब वाला वायरस जो है वो बहुत ही तेज़ रफ्तार से एक से दूसरे ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा इन्फेक्ट है। कर रहा है। तो ये सारे जो वेरिएबल्स थे, जो कॉम्बिनेशन ऑफ जो फैक्टर्स थे, इन सारों के साथ ही कोविड जो वेव जो सेकंड में जो हम लोग गए और उसमें हमने देखा कि कैसे पहले की बजाय इस बार यंगर ग्रुप्स, छोटे बच्चे और बाकी जो एज ग्रुप जो पहले वाली वेव में थे, सारे के सारे जो हैं वो इसमें एक साथ पॉजिटिव आना शुरू हुए और बहुत जल्दी जो पॉजिटिविटी का ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ पर ये भी समझना चाहूँगी कि ये जो अभी भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे there's a 26 year old that is dying of COVID, there's a 23 year old that is dying of COVID. क्या ये पहली वेव में भी था, ऐसे इंसिडेंट्स होना कॉमन था, या फिर ये इसी वेव में हो रहा है? देखिए, मोर्टेलिटी तो पहले भी हुई है, लेकिन अगर आप डाटा देखेंगे तो अब कंपैरेटिवली एक जो फिगर जो आ रही हैं वो ज़्यादा आ रही हैं इन एज ग्रुप में। पहले की बजाय देखा जा रहा है कि ये लोग ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। उसके भी रीज़न्स हैं, उसके भी रीज़न है कि ये वो ग्रुप है जो लॉकडाउन में पहले भी जो है मतलब काम के लिए या मजबूरी के लिए या कई बार कैजुअलनेस के लिए भी घर से बाहर निकला। ये लोग हाई रिस्क माहौल में रहे बिकॉज ऑफ काम या कोई और रीजंस। तो और साथ में ये शुरू से ही देखा गया कि जो वैक्सीन थी जब स्टार्ट में मिली वो हमने दी बुजुर्गों को, तो सेकेंड वेव में जो एल्डर्स थे वो कुछ हद तक प्रोटेक्टेड थे इस न्यू वेरिएंट से। और जो यंगर लॉट था, जो यंगर पॉपुलेशन थी, वो एक तरह से ससेप्टेबल थी
कोविड के नए इस वेव में इन्फेक्शन से। और ये और भी बड़े फैक्टर हो सकते हैं, बट ज़्यादातर जो है, जो समझ में आता है आज की डेट में, ये 2 रीज़न बड़े इसमें इंपॉर्टेंट रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इस टाइम पर जो डेथ्स जम्मू डिवीजन में देखने को मिल रही है, एक फिनोमेना जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि कश्मीर डिवीजन में केसेस भले ही ज्यादा आ रहे हों, लेकिन डेथ टोल जब डेली फिगर आती है तो वो जम्मू डिवीजन से ज्यादा है। तो क्या कोई खास कारण है उसका? और साथ ही में इस टाइम पर तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि बिल्कुल नहीं है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो भी मौजूद करवाया गया है, किसी दवाई की जरूरत है वो भी मौजूद करवाया गया है। तो क्या कारण है कि जम्मू डिवीजन में जो है कल भी 30 डेथ्स जो है वो देखने को मिली, और लगातार ये जो डेथ टोल है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि केसेस जो हैं वो उतने ही लिमिटेड हैं जितने पहले आ रहे थे, इस वीक में भी उतने ही लगातार केसेस आ रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी एक डायनामिक फिगर होती है। ये हम नहीं कह सकते कि आज यहाँ कम है या वहाँ कम है। ये एक डायनामिक फिगर है। ये जो आज की जो मोर्टेलिटी हो रही है या जो पॉजिटिव आ रहे हैं, ये वो केसेस हैं जो 1 महीने पहले कहीं जाके इन्फेक्ट हुए होंगे, या ये अब आज की डेट में ये इंक्यूबेशन पीरियड्स के बाद में इनमें डिजीज मैनिफेस्ट कर रही है। और जाहिर है जिसका इम्यून स्टेटस वीक होगा, कमज़ोर होगा या ससेप्टेबल होगा या कोमॉर्बिड होगा, उसमें दिक्कत ज़्यादा होती है, उसमें अपने मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें अभी मुझे लगता है अभी टू अर्ली है कि हम इन फिगर्स को कंपेयर करें या इसके ऊपर कुछ कमेंट करें। अभी धीरे-धीरे हमारी जो पहली प्रायोरिटी यही है कि चाहे वो कोई भी पार्ट हो, कोई भी यूटी का पार्ट हो, वहाँ पर आदमी को ये मालूम होना चाहिए कि पहले तो कोशिश कीजिए कि इस कोविड से बचें। तो जैसे कि हम पहले 3 बातें बोला करते थे कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करें या हैंड हाइजीन का ख्याल रखें, उसमें एक चीज़ और ऐड हो गई है, वो है वैक्सीन। और मास्किंग में भी हम अब आज की डेट में, बिकॉज़ एक हाईली विरुलेंट वायरस है जो कि हाईली ट्रांसमिसिबल है, तो डबल मास्किंग की बात की जा रही है कि एक अगर तो कोशिश कीजिए घर में रहिए। अब कर्फ्यू लगे हुए हैं तो ज़ाहिर है कि इसका इंडिकेशन यही है कि ज़रूरी काम में बाहर निकलिए। अगर आपको परमिसिबल है बाहर निकलना तभी निकलिए। लेजर के लिए या बिना किसी रीज़न के लिए बाहर जाना ठीक नहीं है। और अगर आपको घर से बाहर निकलना भी है तो डबल मास्किंग का फोकस जो है उस पे उसका ख्याल रखिए कि अपने आप को सेफ कीजिए, बिकॉज वायरस का ट्रांसमिशन जो काफ़ी हाई है। इसके साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है वैक्सीन। आज की डेट में जो एक नई चीज़ हमारे पास है जो पिछले साल नहीं थी, वो है वैक्सीन। आप मुझे आपके माध्यम से ये चीज़ लोगों को बिल्कुल क्लियर करनी है कि आपके जितने भी मिथ्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है अब तक सब वो रिजॉल्व हो गए होंगे। अभी जो एविडेंस बड़ा क्लियर कहती है कि आज की डेट में वो ही आदमी जो है वो सेफ है जो वैक्सीनेटेड है। वैक्सीन को लेकर भी आपसे समझना चाहूंगी कि बहुत सारे वो लोग हैं जो कि खुद कोविड पॉजिटिव हुए, उसके बाद अब रिकवर कर चुके हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि हमें कब कोविड-19 की वैक्सीन लगानी है। और एक स्टार्ट ऑफ ग्रुप वो भी है जो कि इस समय कोविड पॉजिटिव है। कुछ लोग हैं जिनको मालूम नहीं है वो कोविड पॉजिटिव हैं, 4-5 दिन से बुखार है, अभी टेस्ट नहीं करवाया है, लेकिन वो भी वैक्सीनेशन की लाइन में खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन उन लोगों के जो या तो सस्पेक्टेड है कोविड या फिर जो कोविड पॉजिटिव होके रिकवर कर चुके हैं, उन्हें कब वैक्सीन लगवानी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया आपने पल्लवी जी। सबसे पहले बात करते हैं कि जिनको कोविड हो चुका है, जो इस कोविड से भली भांति पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं, उनको कब वैक्सीन लगानी है। तो ऐसे लोग जिनको कोविड-19 माइल्ड या मॉडरेट या किसी भी कैटेगरी का हुआ है, माइल्ड और मॉडरेट केसेस में जिनको लक्षण थे या नहीं थे या कम थे, ये लोग कम से कम 14 दिन तक इनको वेट करना चाहिए अपनी होम आइसोलेशन के डिस्चार्ज के बाद। यानी कि 10 आपके दिन हो गए आपके आइसोलेशन के, उसके बाद 4-5 दिन आप और ऐड कर लीजिए। उसके बाद आप 14 दिन गिनिए और 14 डेज़ के बाद अगर आपको कोई भी एक्टिव डिजीज़ या कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो आप कोविड वैक्सीन की फर्स्ट शॉट के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन वैक्सीन, आप जो दूसरी शॉट है वो भी आपको तभी लगानी है जब आप उस समय कोई आपको बीमारी या कोई ऐसा इन्फेक्शन ना हो, और अगर है उस केस में आपको दोबारा से वो जो सेकंड डोज है वो आप उसको डिले कर सकते हैं जब तक आप ठीक नहीं होते पूरी तरह से, जब तक आप रिकवर नहीं होते पूरी तरह से ठीक होके। और अब हम आप बात करते हैं आपकी कि कुछ लोग, जैसे आपने बताया कि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो वैक्सीन लेने के लिए ट्राई कर रहे हैं और उनको यहाँ तो कोविड है और यहाँ कुछ और इन्फेक्शन है। तो मैं ये बिल्कुल स्पष्ट में कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी आदमी कोविड-19 के एक्टिव डिजीज़ प्रोसेस में है,
पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है तो एडवाइजरी बड़ी क्लियर है कि उनको फिलहाल वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। उनको पूरा रिकवर होने के बाद ही वो कोविड का पहला शॉट ले सकते हैं। क्या एक्टिव वो अभी अगर कोविड-19 लगवाते हैं में नहीं। वैक्सीन, क्या उनकी हालत और बिगड़ सकती है? देखिए, कोविड-19 एक जो बीमारी होती है, इसमें एक इम्यून सिस्टम आपका इन्वॉल्व रहता है, राइट? तो आपका जब जब कोई कोविड पॉजिटिव है, तो उसके अंदर ऑलरेडी हमारी जो बॉडी की एंटीबॉडीज़ हैं, वो इस वायरस को फाइट करने में लगी होती हैं, उसको कंटेन करने में लगी होती हैं, उस वायरस को मारने के लिए लगी होती हैं। अगर आप इसी दौरान एक और आर्टिफिशियल जो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक आर्टिफिशियल एक प्रोसेस है, जो जो हम एक कोविड-19 की बीमारी को मिमिक करता है और हमारी बॉडीज़ में आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो जब एक ऑलरेडी एक आदमी के अंदर एक किसी नेचुरल वायरस के अगेंस्ट कोई इम्यून रिस्पॉन्स चल रहा हो, उस समय वैक्सीन देके उस प्रोसेस को इंटरफेयर करने में कई बार प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार उस आदमी की जो कंडीशन है वो ख़राब हो सकती है। इसीलिए वैक्सीन को एक्टिव डिजीज़ फेस में नहीं लेना चाहिए। थोड़ा-सा वेट करें, आदमी को रिकवर होने दें, उसके बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। साथ ही में डबल मास्किंग को लेकर आपसे समझना चाहूंगी कि डबल जी। मास्किंग करने को कहा जा रहा है, लेकिन क्या आप जब N95 मास्क पहन रहे हैं, क्या उसमें भी आपको डबल मास्किंग करनी है? देखिए, पहले हम ये समझें कि डबल मास्किंग का पर्पज़ क्या है? हम 1 साल से देखते आ रहे हैं, कई बार लोग मास्क तो पहनते हैं, लेकिन उस मास्क को पहनने का तरीका ऐसा होता है कि वो पहने या ना पहने, बात एक ही होती है। मास्क मास्क का फ़ायदा क्या है? मास्क का पर्पज़ क्या है? अगर मास्क पहनना है तो पर्पज़ ये है कि वायरस जो है, ख़ासकर तब जब आजकल आपके पास एक नई एविडेंस है कि ये वायरस एयरबॉर्न भी हो सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कोविड 1 और कोविड 2 में। और ऐसे माहौल में जब हमारे पास एक हाईली ट्रांसमिसिबल वायरस है जो एयरबॉर्न हो सकता है, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि मास्क जो हमने पहना हुआ है वो टाइटली फिट हो हमारे फेस के ऊपर, हमारा नाक और हमारे मुंह को पूरी तरह से कवर करके रखे और कोई भी ऐसे लीकेज ना होने दे, ताकि हम अगर बाहर जाते हैं तो कोई भी ऐसा चांस जो है इन्फेक्शन का, वो कम से कम उसको हम लोग कर सकें। अब जो जो मास्क आज की डेट में जो अवेलेबल हैं, उसमें एक तो आजकल कपड़े के जो रेडीमेड मास्क आ रहे हैं जिनमें 2 या 3 लेयरें होती हैं, वो एक एक्सेप्टेबल मास्क है। पहले ही सर्जिकल जो ट्रिपल लेयर मास्क थे वो तो पहले ही थे, N95 भी पहले ही था। तो N95 आज की डेट में भी सबसे इफेक्टिव मास्क N95 ही है, लेकिन बिना वॉल्व वाला। जो वॉल्व्ड मास्क होते हैं वो एडवाइजेबल नहीं है, उसमें आदमी कुछ तो बचता है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो पॉजिटिव है तो वो उसको स्प्रेड कर सकता है। और अगर आपने सर्जिकल मास्क अगर आपने पहने हैं तो आप उनको 2 करके डबल लेयर करके उनको पहन सकते हैं। और अगर आप तीसरा ऑप्शन है कि आपने नीचे सर्जिकल मास्क पहन लिया और ऊपर से जो मोटा 2-3 लेयर वाला जो कपड़े का मास्क होता है वो पहन लिया। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि पूरी तरह से मुंह और फेस जो है आपका जो है ये कवर रहे और कोई ऐसी जगह ना रहे साइड से यहाँ से कि हवा अंदर जा सके। अब बात करेंगे उन पेशेंट्स की जो इस समय कोविड-19 पॉजिटिव हैं, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी उन लोगों के माइंड में आ जाती है, उनके परिजनों के माइंड में आ जाती है, जब उन्हें ये मालूम चलता है कि कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव हो गया है। सबसे पहले तो ये कि जब कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है, कितना % चांस है कि ही विल रिकवर फ्रॉम दैट, इवन इफ ये जो नई म्यूटेशन है उसने इन्फेक्ट किया है, इवन इफ उनके जो कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज हैं या हार्ट पेशेंट है, फिर भी कितने % चांसेस इस समय देखने को मिल रहे हैं जो लोग रिकवर कर रहे हैं, जो लोग घर जा रहे हैं? पल्लवी जी, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। कोविड आज की डेट में एक साइकोलॉजिकल वार ज़्यादा बन गया है। पैथोलॉजी जो है वो बड़े कम केसेस में सीरियस रहती है। तो ब्रॉडली हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले बात आती है प्रिवेंशन की, वो मैंने आपको बता दिया। 4 चीज़ें हो गई हैं अब। आपके पास डबल मास्किंग है, आपके पास सोशल डिस्टेंसिंग है, आपके पास हैंड हाइजीन है और वैक्सीन है। खुदा ना खास्ता इनको फॉलो करने के बावजूद भी अगर कोई कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आप कौन से केसेस को घर पे मैनेज कर सकते हैं और वो कौन से साइंस हैं जिनमें आपको हॉस्पिटल जाना है। क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल भी ओवरबर्डन्ड है, हेल्थ केयर वर्कर भी ओवरबर्डन्ड है, सिस्टम जो है ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी पे काम कर रहा है। तो हम सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके
हम अपने आप को अपने घर के अंदर रह के इस बीमारी से रिकवर करें, और हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कब हॉस्पिटल लेना है। तो हम ब्रॉडली इन केसेस को, कोविड पॉजिटिव का जो भी आदमी होता है, हम उसको 3 केस में डिवाइड कर सकते हैं। एक जिनको माइल्ड डिजीज होती है, एक मॉडरेट और एक सिवियर। अब जितना भी डाटा आज तक का हमारे पास कोविड 2 में या कोविड 1 में रहा है, उसमें ये स्पष्ट रूप से देखा गया है कि 80 से 85% तक जो लोग हैं ये माइल्ड कैटेगरी में आते हैं, और ये अगर आप ज़्यादा कुछ ना भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है 10 या 15 दिन तक अपने आप ये रिकवर हो जाते हैं। माइल्ड केसेस में हम फर्दर 2 में डिवाइड कर सकते हैं, एक जिनको कोई सिम्टम नहीं है और एक जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं। तो जो एसिम्प्टोमेटिक वाले हैं, अगेन वो वाला जो ग्रुप है उनको तो ज़्यादा डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उनको सिंपल जो एडवाइजरी है वो फॉलो करनी है। और वो जिनमें माइल्ड सिम्टम है, जैसे कि बुखार हो गया, खांसी हो गया, या ये आजकल सोर कुछ थ्रोट नए हो लक्षण गया, भी देखे गए हैं, डायरिया सोर है। थ्रोट हो गया, बॉडी में एक्स हो गया, डायरिया हो गया, या स्किन में चीज़ खारिश हो गई, या स्मेल चला गया, या टेस्ट चला गया। ये सब केसेस भी जो हैं बड़े अच्छे तरीके से घर में मैनेज हो सकते हैं। इन लोगों को चाहिए कि सबसे पहले जब इनको पता लगता है कि लैब टेस्ट पॉजिटिव आता है, या अगर क्लिनिकल सिम्टम भी हैं और टेस्ट फिलहाल अगर नहीं आता है, उसमें वेट करें रिपीट टेस्ट होने का। और जब कंफर्म हो जाता है कि आपका कोविड-19 पॉजिटिव है और आपको या तो लक्षण नहीं है या लक्षण हैं तो माइल्ड हैं, तो सबसे पहले इनको अपने घर के अंदर आइसोलेट होना है, प्रेफरेबली एक अलग से कमरे में जिसमें वेंटिलेशन ठीक हो, जिसमें वॉशरूम अगर है तो अच्छी बात है। मास्क पहन के रखें घर के अंदर भी, ताकि जो भी लोग आपकी केयर कर रहे हैं आपने उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना है। उसके बाद आपको 2 डिवाइसेस चाहिए, एक आपको चाहिए पल्स ऑक्सीमीटर और एक आपको चाहिए थर्मामीटर। पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है तो आप डायरेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वहाँ से कॉल करके उनसे मंगवा सकते हैं। पल्स ऑक्सीमेट्री जो है आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटर करती है, और आपका उसमें टारगेट होना चाहिए कि आपका सैचुरेशन जो है, जो आप छोटे-छोटे वक्फे पे खुद देख सकते हैं, वो 95 से ऊपर आना चाहिए। ये इसका ख्याल रखें कि सही तरीके से इसको यूज़ करें, कई बार गलत तरीके से वैल्यू कम आती है तो आदमी पैनिक मोड में चले जाता है। तो बैठ के अपने डोमिनेंट हैंड की मिडल फिंगर में इसकी रीडिंग लीजिए और उसका एक लॉग बना के रखिए, और कोशिश कीजिए कि आपकी जो वैल्यू है वो 95 के ऊपर रहे। टेम्परेचर का भी ऐसा ही है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ तो बुखार नहीं रहे, और अगर आता है तो आपको उसको मेडिसिन के साथ में कंट्रोल करना है, कंटेन करना है। लेकिन इसके यहाँ पे साथ डॉक्टर में साहब, आप जो लोग कोमॉर्बिड हैं, उन्हें ऑक्सीजन सैचुरेशन के साथ-साथ और कौन से वाइटल्स पे ध्यान रखना है? जैसे कोई हार्ट पेशेंट है, क्योंकि पल्स यस, ऑक्सीमीटर में यस। आपकी हार्ट बीट भी चेक होती है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस तो पे जो उसके ऊपर भी हाँ, नज़र रखनी है? जो बिल्कुल, बिल्कुल। जो हमारा जो ये पल्स ऑक्सीमीटर होता है, ये आपकी पल्स और ऑक्सीजन सैचुरेशन दोनों बताता है। तो जो पल्स है वो भी आपका जो है 100 तक जो है वो नॉर्मल रहता है, अगर 100 से बढ़ती है तो वो भी एक साइन है, मैं इसके बारे में बताऊँगा आपको। तो ये जो मॉनिटरिंग है, सेल्फ मॉनिटरिंग है, जो आपके टेम्परेचर की हो गई, रेस्पिरेटरी रेट की हो गई, पल्स की हो गई, ऑक्सीजन की हो गई, ये आदमी को एक गुड इंटरवल के साथ साथ में आपको ये उसको ये पता होना चाहिए कि उसको ये कैसे मॉनिटर करना है। इसके साथ में माइंड जो है, माइंड कंट्रोल, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, ये जो मिथ्स हैं इनसे दूर रहिए, अपने आप को स्ट्रांग रखिए, खाने पे ध्यान दीजिए, न्यूट्रिशन पे ध्यान खाने दीजिए। से याद आया कि बहुत सारे लोग जब कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो परिजन जो है काढ़ा पिलाना शुरू कर देते हैं, उसमें काली मिर्च डाल दी, हल्दी डाल दी और बहुत सारी चीजें डाल के। वो काढ़ा देना सही है, या फिर आप फ्रूट्स खिलाएं, बैलेंस डाइट खिलाएं, उससे काम चल जाएगा? देखिए, बात है ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, मेंटली भी और अपना फिजिकली भी। तो जो भी खाना आप मरीज खा सकता है हेल्दी, इसमें एडवाइजरी है कि प्रोटीन्स पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। फैट्स, फ्राइड स्टफ, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं लें। हाइड्रेशन का ख्याल रखें। काढ़ा देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन काढ़ा का कोई डायरेक्टली कोविड से लिंक नहीं है। अगर काढ़ा आपकी आपको इमोशनली कोई अगर स्ट्रेंथ दे सकता है या आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है तो लेने में कोताही नहीं है, लेकिन पूरा इस पे फोकस ना कर दें कि खाली काढ़ा के ऊपर ही चले जाएं। तो बैलेंस्ड होलसम डाइट, हेल्दी डाइट, फ्रूट्स, प्रोटीन्स, हाइड्रेशन में जितना पानी पी सकते हैं, जिस तरीके से पानी पी सकते हैं, कहवा है, लेमन टी है, उसके बाद ये नींबू पानी है, या अपना ओआरएस पाउडर होता है, किसी भी फॉर्म में लीजिए ताकि मन बना रहे। और हाइड्रेशन जो है वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इस पे सपोर्ट देती है।
एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि माइल्ड केसेस में ये भी देखा गया है कि ओवर द काउंटर लोग दवाइयाँ खुद ले लेते हैं। एजी स्टार्ट कर लिया, डॉक्टर स्टार्ट कर लिया, रेमडेसिविर की बात करते हैं, स्टेरॉइड्स की बात करते हैं, बड़ी सारी चीज़ें ऐसे मिथ फैली हुई हैं। मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहूँगा कि एडवाइजरी बड़ी क्लियर है। माइल्ड केसेस में इन दवाइयों का कोई रोल नहीं है। इनके बिना आदमी आराम से ठीक हो सकता है। इन पे ना इतना भागिए और ना इनके पीछे पड़िए। अपने जो बेसिक चीज़ें जो हम आपको बताते हैं उनको फॉलो कीजिए। 85 से लेकर 90% तक लोग आराम से रिकवर कर सकते हैं। ये जो पूरा रेमडेसिविर की भी प्रोसेस है, जरूर बात करने की जरूरत है, क्योंकि रेमडेसिविर को लेकर भी माइंड में लोगों के ये है कि कोई भी पेशेंट बीमार हो गया तो रेमडेसिविर जरूर चाहिए। नहीं, आपसे समझना नहीं, चाहूंगी नहीं। कि अस्पताल में जब आपके पास पेशेंट पहुंचता है, उन पेशेंट्स में से भी कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको रेमडेसिविर एडमिनिस्टर करने की जरूरत पड़ती है, और कौन से वो सिलेक्ट स्ट्रेटा के लोग हैं जिनको रेमडेसिविर देने की जरूरत पड़ती है कोविड पेशेंट्स को, और बाकी कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें रेमडेसिविर का कोई रोल नहीं है? मैंने आपको बता दिया कि ऑल माइल्ड केसेस, माइल्ड डिजीज जिनको भी है उनमें रेमडेसिविर का कोई रोल नहीं है। यानी कि अब 85% आपके बाहर निकल गए। 10% ऐसे मॉडरेट केस होते हैं जिनको हॉस्पिटल में ले जाने की ज़रूरत होती है। उनमें भी जो उस पेशेंट की जो कोमॉर्बिडिटी है, जो उसका स्टेटस है, क्लिनिकल स्टेटस है, वो डिसाइड करता है कि इसको ये दवाई देनी है या इसको स्टेरॉइड देने के देने हैं या कौन सी ऑक्सीजन देनी है, वो डिपेंड करता है। बहुत ही कम लोग हैं, बिकॉज ये जो जो रेमडेसिविर है उसका भी जो वर्किंग प्रोफाइल है, वो उसमें टाइमिंग बड़ी क्रिटिकल है। कब देनी है और किन पेशेंट को देनी है, उन्हीं पेशेंट में इसकी आउटकम डिफाइंड है। हर एक किसी में इसको, चाहे वो सिक भी हो, उसमें नहीं दे सकते। सिमिलरली स्टेरॉइड्स का भी वैसा ही है कि उसकी वो कब देना है, उसकी टाइमिंग बड़ी क्रिटिकल है, और क्या डोज देनी है, कब तक देना है, वो भी जो 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 रीज़न है वो हमारे मॉडरेट या सीवियर केस में आते हैं। सिमिलरली जो ऑक्सीजन है वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करती है। ये बिकॉज ऑफ मिसकंसेप्शंस और बिकॉज ऑफ ये मिथ्स जो हैं, हमने इन एक स्कैरसिटी बना दी है इन क्रिटिकल चीज़ों की, और इसके बारे में जानकारी क्लियरली होनी चाहिए कि अगर आप घर पे हैं, इनमें से आपको कुछ नहीं चाहिए। अगर आप होम आइसोलेशन में हैं, आप इनके बिना आराम से बेसिक इंटरवेंशन करते हुए आराम से कोविड-19 से बाहर निकल सकते हैं। माइल्ड केसेस जो हैं, ये इनको 10 दिन तक अपने आप को मॉनिटर करना है घर के अंदर, जैसे हमने आपको बताया। और ये केसेस जो हैं, अगर इनको सिम्टम्स इनके अगर तो नहीं थे, तो ऑटोमेटिकली 10वें दिन ये अपने आप को होम आइसोलेशन से बाहर समझ सकते हैं। अगर माइल्ड सिम्टम थे, तो अगर वो सिम्टम्स 10 दिन के अंदर कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, और स्पेशली लास्ट के 3 दिन में अगर बुखार बिना किसी दवाई के नहीं आता है या कंट्रोल हो जाता है, तो टेक्निकली ये अपने आप को होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज समझ सकते हैं। सेफ्टी के लिए ये 3-4 दिन और अपने आप को एक आइसोलेशन या क्वारंटाइन में रख सकते हैं। उसके बाद में ये अपने आप को जैसे नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं। इन सब केसेस में कई बार बॉडी एक्स या थकावट या ये जो सिम्टम्स हैं ये देखे गए हैं, वो भी धीरे धीरे स्मेल का जो है, टेस्ट का जो है, इन चीज़ों को थोड़ा ठीक होने में टाइम लगता है, बट देखा गया है कि महीने 1.5 महीने में ये चीज़ें भी आपकी रिकवर हो जाती हैं। अब लेकिन इस ये सब डॉक्टर में साहब, बहुत सारे लोग जो होम आइसोलेशन में हैं वो भी हैं, कोई डायबिटिक है, कोई हार्ट पेशेंट है। उनके मामले में आपसे समझना चाहूंगी कि क्या उन्हें भी बस ऑक्सीजन सैचुरेशन पे ध्यान रखना है, या अगर किसी की शुगर बढ़ रही है, डायबिटीज जो फास्टिंग शुगर है वो ज्यादा आ रही है, तो उसके लिए उन्हें इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट करना है? देखिए, जो कोमॉर्बिड्स हैं उनको हम थोड़ा-सा सेपरेटली देखते हैं, नॉर्मल से देखते हैं, बिकॉज़ उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, उनकी कंडीशन अलग रहती है, तो उनका जो बीमारी के तरफ जो रिस्पॉन्स रहता है, वो भी अलग रहता है। तो पहली बात तो ये है कि कोमॉर्बिड्स जो हैं, उनको जो अपनी दवाई, जैसे आपने डायबिटीज़ की बात की है, तो इसमें कहीं पे नहीं कहा जाता कि आपको अपनी दवाई रोकनी है। कोई हाइपरटेंसिव है, उसको अपनी दवाई जो चल रही है, वो चलने दीजिए। उसमें कोई उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। और अगर कोई पेशेंट है अब किसी बीमारी का, तो उसमें वो ऐसा कर सकते हैं कि आजकल टेली कंसल्टेशन सर्विसेज चल रही हैं। कई हेल्पलाइंस आपकी एस्टैब्लिश्ड हैं। हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी ई संजीवनी की सर्विस है। तो मॉर्निंग में ऐसे लोग जो हैं अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, बिकॉज केस टू केस डिपेंड करता है कि बीमारी कौन सी है, क्या दवाई ले रहे हैं, तो ये अपने आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और होम आइसोलेशन में अपना ये वाला जो नॉन कोविड मैनेजमेंट है वो भी कर सकते हैं, और साथ में कोविड की जो जो प्रिकॉशन है वो भी फॉलो कर सकते हैं। अल्टीमेटली इन सबको, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, चाहे वो सिम्प्टोमेटिक हैं, चाहे वो कोमॉर्बिड हैं, जो भी लोग होम आइसोलेशन में हैं, दे ऑल शुड बी वेरी क्लियर
अबाउट द अलर्ट साइन कि ऐसी कौन सी स्टेज है जहां पर आपको कंसल्टेंट से बात करनी है या हॉस्पिटल मूव करना है, या ऐसे कौन से साइन हैं जिन पे आपको अलर्ट हो जाना है। तो सबसे पहले उसमें आता है ऑक्सीजन सेचुरेशन का। तो ये चीज़ बार बार हर प्लेटफॉर्म पे बताई जा रही है कि जो कट ऑफ लेवल जो है वो हमारा 95 है। 95 के ऊपर अगर आपका परसिस्टेंटली ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 के ऊपर रहता है तो आप बड़े आराम से आप एक स्टेबल फेज में कोविड 19 से बाहर निकल सकते हैं। 94 से लेके 90 वाला जो एक ग्रे जोन जो है, इसमें भी आप कुछ सावधानियां लेके कुछ इंटरवेंशन करके अपने आप को मैनेज कर सकते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ ए डॉक्टर ऑन टेलीफोन। उसमें आप प्रूनिंग पोजीशन आजकल हम बार बार एडवोकेट कर रहे हैं, जिसमें कि उल्टा लेट के आधे घंटे के लिए, उसके बाद साइड चेंज करके, उसके बाद आप ये जो प्रैक्टिस है इससे भी काफ़ी हद तक आपका जो ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन है वो ठीक हो सकता है। योगा की कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। कोशिश है कि इन सब से जितना हो सके आप 95 का जो कट ऑफ है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं। साथ में आपने देखना है कि अगर आपका बुखार जो है, अगर वो 4-5 दिन हो गए हैं और वो कंट्रोल नहीं हो रहा, रोज़ कैल्पॉल लेते हैं, 4 घंटे में लेते हैं, लेकिन फीवर बढ़ नहीं रहा और फीवर उल्टा ज़्यादा बढ़ रहा है दवाई लेने के बाद भी, वो एक अलर्ट ट्रिगर है। इस बीच में अगर सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है, बैठे बैठे अगर सांस लेना शुरू घबराहट हो जाती है, वो भी एक ट्रिगर है। छाती में चेस्ट में पेन अगर शुरू होती है, वो एक ट्रिगर है। उसके बाद में अगर आपकी ये नेल्स वगैरह अगर ब्लूइश होना शुरू हो गए हैं, ये एक ट्रिगर है। ये सब लक्षण का भी पता होना चाहिए, बिकॉज बेशक होम आइसोलेशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 85% तक लोग बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई लक्षण भी है तो उसमें डिले करना भी खतरनाक हो सकता है। ऐसे लक्षण को इग्नोर ना कीजिए। ऑनलाइन हेल्पलाइन में नंबर करके कॉल करके पूछिए, 108 पे कॉल करके पूछिए, और इसी तरह से जो भी गाइडेंस मिलती है, और अगर हॉस्पिटल आने की आपको वहाँ से एडवाइजरी मिलती है, तो चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल में हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो कॉन्टैक्ट का, जहाँ पर पेशेंट्स ऐसे वाले जो एक सीरियस स्टेज में जो लैंड करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, वो वहाँ पे पहुँच सकते हैं। वहाँ उनकी असेसमेंट करके डिपेंडिंग ऑन उनकी क्लिनिकल कंडीशन क्या है, उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वहाँ से फिर आगे उनको डाइवर्ट कर वहाँ पे किया जाता है। और डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, वो लोग जो कोविड वार्ड्स के अंदर बैठकर भी आपको देख रहे हैं, या वो लोग जो खुद इन्फेक्टेड है, आप उन सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस टाइम पर? क्योंकि इस टाइम पर डॉक्टर्स वर्ड इज द लास्ट वर्ड, क्योंकि वो आम कोई व्यक्ति बोलेगा तो उसकी बात भी नहीं सुनेंगे, जर्नलिस्ट बोलेंगे कि आप रिकवर कर जाएंगे, उसकी बात भी नहीं सुनेंगे, लेकिन डॉक्टर्स की बात जरूर सुनते हैं। तो बहुत सारे लोग जो कोविड इन्फेक्टेड है इस टाइम पे, आप क्या मैसेज देंगे सबको? देखिए, हम बात करेंगे जो 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 साइंस कहती है, जो फैक्ट है। फैक्ट यही है कि हमने अपने आप को बचाना है, और अपना सिस्टम जो हमारा है उसको ओवरवेल्म करने से बचाना है। सेफ्टी अपने आप से शुरू होती है। 1 साल हो गया हमें कहते-कहते कि मास्क पहनिए, सही तरीके से मास्क पहनिए। अब हम कह रहे हैं डबल मास्क पहनिए। हम अभी भी कह रहे हैं आपको कि अभी वक्त नहीं है कि आप ह्यूज गैदरिंग्स में जाइए और सुपर स्प्रेडिंग जो भी इवेंट्स हैं उसमें जाइए। हम आपको अभी भी कह रहे हैं कि अपनी हैंड हाइजीन का ख्याल रखिए। हम आपको अभी भी कह रहे हैं कि वैक्सीन जो अब आज की डेट में 18 से लेके सभी एज ग्रुप के लिए अवेलेबल है। अब अपने दिमाग से ये सवाल कि कौन सी लगानी है, कब लगानी है, नहीं लगानी है, ये सब सवाल निकाल दीजिए। एक वैक्सीन ही है जो आपको कोविड के जो प्रकोप से बचा सकती है, इन्फेक्शन से बचा सकती है, इन्फेक्शन से बचा सकती है, और आपको हॉस्पिटल ना ले जाने की नौबत आए उससे वहाँ तक लेके आ सकती है। वैक्सीन इज़ द ओनली रिलायबल टूल वी हैव टुडे, और इसको जितनी जल्दी हो सके, जब भी आप एलिजिबल हैं, जब भी आप इसके लिए तैयार हैं, इसको फटाफट लगवाइए, ताकि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएं, और ताकि हम इस कोविड-19 से बाहर निकलें, अपने जम्मू को बाहर निकालें, देश को बाहर निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि वो लोग जो अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, आप पूरी प्रिकॉशंस लें, और साथ ही में अपने आप को जाकर वैक्सीनेट जरूर करवाएं। और वो लोग जो फिलहाल इन्फेक्ट हो चुके हैं, उन्हें भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप होम क्वारंटीन में हैं, माइल्ड सिम्टम्स हैं, बहुत इजीली आप जो है इस कोविड की लड़ाई में जीत जाएंगे और रिकवर हो जाएंगे। लेकिन वो लोग भी जो इस समय अस्पताल में एडमिट हैं, उन्हें भी हिम्मत नहीं हारनी है। डॉक्टर्स भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको भी अपनी विल पावर को कमजोर होने नहीं देना है।
सभी जो है कोशिशें की जा रही हैं कि आप रिकवर कर जाएं। आपको भी यही सोचना है कि आई विल फाइट दिस बैटल एंड आई विल विन।